I feel immense pleasure to invite Dr. Ghulam Hussain, Associate Professor for the Department of Physiology, Government College, Faisalabad, to deliver his talk. Please, sir, welcome. बस ठीक पॉइंटर होगा यहाँ पे पॉइंटर ये कहाँ से ये लाइट पॉइंटर कहाँ से नहीं ये तो करता हूँ नहीं ये बताया ना पॉइंट कहाँ से लाइट कहाँ से नहीं है कहीं भी नहीं पूछा डर साहब पॉइंटर नहीं है इसमें ओके ठीक है और पॉइंटर ये पॉइंटर है ठीक है और ये लाइट और ये लेफ्ट ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Honorable Chairperson Department of Physiology Professor Dr. C. Banwar, Organizing Secretary Dr. Humaira Muzaffar, the Physiological Society Pakistan, Department of Physiology, dear colleagues and dear students, Assalamu alaikum, very good morning. My name is Dr. Ghulam Hussain. I am working as Associate Professor in Department of Physiology. I am PhD in Neurosciences from Louis Pasteur University, France. In fact, you have learned and heard a lot about the usage of animal model in our research. I'm not going to take a lot of time of you people because you have very limited of the time for today. I have few questions and I will switch from English to Urdu for the better understanding and for the interactive session. And this I feel an honor because during my, for example, experience and during my services in Department of Physiology, there's more than 10 years. This is the first time that all my colleagues are here and Dr. Hasib Banwar is in fact present and listening to me that how I deliver and what I do in fact in the department, and this is the first time and it's a pleasure for me. Please have a clapping for Dr. Hasib Banwar. Okay. So आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया कल सर की तो आपने प्रेजेंटेशन भी सुनी है, बाकी जो हमारे ऑनरेबल जो स्पीकर थे उनकी बात भी सुनी आप लोगों ने. मेरी आवाज़ आ रही है नहीं है? मैं इसको उतार दूं, इसको रिमूव कर दूं फिर ठीक है? फिर मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? जी देखिए, अब देखिए डिस्टॉर्शन है इसमें जी. आवाज़ यहाँ ठीक है या मैं इसको रिमूव कर दूं? ठीक जी. अब आवाज़ आ रही मेरी? मेरी आवाज़ सारे सुन रहे हैं? ठीक है. ओके. पहले जी आप लोगों ने अपना एक पूरा दिन आपने गुजारा है इस डिपार्टमेंट में और ये डिफरेंट लेक्चर सुनने में और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव क्या था ये सब कुछ करने का? व्हाट डिड यू लर्न एंड व्हाई यू स्पेंट योर डे टू बी हियर एंड व्हाई डिड यू स्पेंड योर मनी? व्हाट वाज द रीज़न टू बी हियर? डू यू हैव द आंसर? क्या किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है जो बच्चा मुझे इस बारे में सेटिस्फाई कर सके? प्लीज़ रेज योर हैंड एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. Anybody in the hall who can justify the presence in the department? Okay, please. उर्दू बोल दे कोई बात ताकि सबको मालूम हो जी. Okay. और मेरा यहाँ आने का मतलब ये था कि 3 लोगों ने मैंने काफ़ी वर्कशॉप अटेंड किए तो इस बार थोड़ा परेशानी मेरी की है एंड इसका एक मतलब
डिपार्टमेंट का उनकी लैब का हमें होना चाहिए। देन आपको जब हम पिक्चर्स में जाके फॉर एग्जाम्पल आज अब मैंने अपना थर्मोपिक कर लिया है, आगे मैंने रिसर्च स्टडी और मैं कैंसर से रिसर्च करी डिफरेंट वर्कशॉप में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सारा कुछ मुझे जो नॉलेज मिलता है उनको देन जाके सुपरवाइजर को बताना, उनको भी गाइड करना, मुझे ये सारी चीज़ पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं काफ़ी ग्रेजुएशन मेरा लाहौर का है, वहाँ पे भी मेरा ऐसी मतलब है मेडिकल करके यहाँ अब हैदराबाद का मेरा एक्सपीरियंस है और जिसकी का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा रहा, आपकी प्रेजेंस और आपने इन्वायरमेंट को आपने इंजॉय किया, राइट? मैंने बहुत इंजॉय किया इन दिन आज तो मैं ये Okay, what was the difference? What was the difference between other seminar, workshop and this one? Okay. Okay, thank you very much. Anybody else? Because जी आप कल आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे शानदार थे, प्लीज। वेल जी बेटा शॉर्ट रहिएगा प्लीज। और जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेक्शन विद एनिमल जो होता है वो बहुत कम होता है और हमें सडनली जंप करना होता है इनटू एनिमल जहाँ पे हमें टैकल करना होता है एनिमल हैंडलिंग को। तो यहाँ का एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने शिफा इंटरनेशनल जो वर्कशॉप है वो भी अटेंड की थी स्टेराइल फॉर्मुलेशन में। तो वहाँ पे जो वर्कशॉप होती है वो 1 डे की वर्कशॉप थी और वहाँ पे उन्होंने कुछ एक्टिविटी जरूर कराई थी लेकिन वो याद नहीं रहती है एज कम्पेयर टू व्हेन वी डू इट प्रैक्टिकली। तो जब यहाँ भी मैंने एनिमल हैंडलिंग खुद की क्योंकि मैंने उसको खुद ऑब्जर्व किया कि स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, एनिमल्स कैसे डाइसेक्ट करते हैं या फिर हमें ईसीजी कैसे परफॉर्म करनी है, तो वो सारे एक्सपीरियंस जो है वो मेरे माइंड में इनग्रेन हो गया। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू व्हाट वी सी ऑन द स्लाइड और व्हाट वी सी ऑन द स्लाइड्स की कैसी लैब्स दिखती हैं वो एज कम्पेयर टू व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द लैब्स तो वो बहुत कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। तो आई थिंक ये बहुत मुझे कंपैटिबल बनाएगा व्हेन आई गो इनटू द एनिमल साइड और मास्टर साइड्स। So thank you. That is all I wanted to say. Wow, that's great. Anybody else from the other department who has comments or some suggestion? Okay, please. Beta idhar. मेरा बैकग्राउंड है डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन से और मैं करंटली पीएचडी में एनरोल्ड हूँ और आगे मैंने पीएचडी की रिसर्च भी करनी है। तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि एनिमल हैंडलिंग और ये सारी चीज़ें जो हमने खुद पहले नहीं की वो एक दफ़ा ज़रा एक्सपीरियंस करें। और मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा है कि मैं कह रही हूँ कि बस बहुत अच्छा डिसीजन था जो मैंने लिया क्योंकि बेसिकली जिस टाइम मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ बैचलर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी में उससे पहले मैंने फिजियोलॉजी में एडमिशन लिया वाह और मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ गई थी। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कल जब मैंने यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट देखा है तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा डेवलप हुआ है, इतना अच्छा आप लोगों ने स्टैब्लिश किया। यहाँ की लैब्स हैं और मैं जाके अपने सुपरवाइजर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह उनको भी बताऊँगी कि सर मैंने उनके साथ काम करना चाहती हूँ, वहाँ से मैं ये कुछ सीख के आई हूँ। और लेकिन लड़ना नहीं है अपने सुपरवाइजर से, अपने सुपरवाइजर से लड़ना नहीं है। Really? Okay. तो मैं इंशाल्लाह चाहूँगी बल्कि कल वो मैडम सभा से भी मेरी बात हुई है सना से कोई बात। तो मैं चाहूँगी कि मैं अंदर है वो आपके साथ काम करूँ। बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको जो है खैर दे। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समवन एल्स फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। जी वेलकम जी। बेटा माइक को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा।
इससे मोबाइल, इससे ये ले लो यार, इससे माइक ले लो। बड़ी बात। मैं इनफैक्ट ना जी बेटा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो रिमार्क्स हैं वो इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि हम लोग ऑन एयर इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजी क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आएँ और हमें देखें कि हम किस कदर सितारे और किस कदर चाँद बना रहे हैं और जो आसमान पे चमकने वाले हैं। आप एक दफ़ा आएँ तो सही, देखें तो सही। वो लोग जिन्होंने हमें अर्ली फेज़ में देखा है वो इस बात के गवाह हैं, मेरे ख्याल में वो विटनेस हैं, वो हमारे एम्बेसडर हैं कि हम लोगों ने इस सहरा को हमने गुलिस्तान में बदल दिया। ये डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो डॉक्टर हसीब अनवार आपके सामने बैठे हुए, ये बात सफ़ेद लेकर यहाँ नहीं आए थे, ये इमरान साहब, ये डॉक्टर हुमैरा, ये ऐसे हम लोग ऐसे नहीं थे। हमने एफर्ट और हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट की तरक्की और इस फिजियोलॉजी को आज इस लेवल तक पहुँचाने के लिए अपने शब रोज़ यहाँ पर कुर्बान किए और तब जाकर आप लोग यहाँ बैठे इसको इंजॉय करते हैं। तो आप लोगों की ये क्लैपिंग और आप लोगों की ये प्रेजेंस और आप लोगों का ये जो वल्वा देखकर मेरे ख्याल में मैं एक दफ़ा फिर 2015 के सेशन में पहुंचा हूँ कि मैं वैसे का वैसे यंग हूँ फिर से। आल्दो को वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है, प्लीज़ वैसा ही है प्लीज़। तो आप इसको निगेट ना कीजिएगा कि वैसे का वैसे। अच्छा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी इस जो वर्कशॉप और इस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो ख़ास तौर पर वो बच्चे जो दूसरे डिपार्टमेंट से हैं। मेरा मकसद दूसरे डिपार्टमेंट को डिग्रेड करना है ही नहीं, ये डिपार्टमेंट भी आपका अपना ही है, यहाँ पे कोई वॉल्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई डिफरेंसेस नहीं है। वी आर ओपन फॉर यू। ये आपका अपना डिपार्टमेंट, ये आपके अपनी लैब्स, ये आपके अपने टीचर हैं। आप जब दिल चाहें तशरीफ़ लाएँ और जब दिल चाहें आप लोग काम करें। हम लोग इंसान हैं, हो सकता है कमी बेशी हो, डेफिनेटली होगी, हो सकता है हम बाज़ दफ़ा हार्श हों, बाज़ दफ़ा हम आपको उस लेवल तक कोऑपरेट ना कर पाएँ, लेकिन दिल और दिमाग से हम लोग ऐसे नहीं हैं। हो सकता है हम लोग थके हों, फेडअप हों या ओवर बर्डन हो, तब आपको हमारे रिस्पांस से ये लगा हो। डॉक्टर हसीब अनवार साहब के जो डोर्स और चेयरमैन ऑफिस, मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटी का वाहिद चेयरमैन ऑफिस है जो 24 आवर और फॉर एवरीबॉडी ओपन है और एक्सेसिबल है। और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर साहब कि उसने कभी अपने आप को चेयरमैन नहीं फील किया, ये नहीं कहा कि मैं चेयरमैन हूँ या मैं दूर हूँ या बच्चों से। तो ये शायद हमारी गुड लक है और आप लोगों के लिए हमारे नसीब अच्छे कि ही इज़ ओवर देयर। चलें मूव टू द टॉपिक। ओरिजिनल टॉपिक हम लोग यहाँ पे बेसिकली आए इसलिए थे कि हमारा ये सेमिनार ऑन एनिमल हैंडलिंग्स था हमारे पास, राइट? ऐसे ही था। देन व्हाट इज़ द पर्पस टू यूज़ द एनिमल, व्हाट्स द रीज़न टू यूज़ एनिमल, व्हाई वी आर डिस्कसिंग एनिमल, you ठीक है मेरे लिए, why we are relying on the animal, what's the reason to conduct this animal handling seminar? There should be an answer, there should be an answer because we are being human being, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एनिमल्स पे फोकस क्यों कर रहे हैं? हम लोग एनिमल हैंडलिंग को क्यों सीखना चाह रहे हैं? क्या हम लोग इन फ्यूचर एनिमल को रेयर करेंगे? क्या हम लोगों ने माइस, रैट्स या रैबिट्स या ये मंकीज़, क्या हम लोगों ने इन फ्यूचर उनको रेयर करके अपने घर में उनको कोई नर्सरी बनानी है? कोई है आंसर किसी के पास? व्हाट्स द रीज़न टू रिलाई ऑन द एनिमल? बेटा आप लोग देखें, आप लोगों ने पैसे लगा दिए, आप लोगों ने लेक्चर सुन लिए, आप लोगों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपने ले ली, बट यू स्टिल यू डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट्स द रीज़न टू रिलाई ऑन द एनिमल? अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फिर आप लोग रिसर्च करने के लिए बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फिर आप लोग उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे या उनकी वैल्यू आपके माइंड में होगी जो आपके पास होंगे। प्लीज़ स्पेंड फ्यू सेकंड, ट्राई टू फाइंड द आंसर, देन कम बैक प्लीज़। बड़ा प्रिसाइज सा आंसर है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत करेक्ट आंसर कि फॉर एग्जांपल हम हमेशा से अपनी जो हेल्थ और लाइफ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए अज़ल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं।
From the very beginning we have been trying to improve the health of human being. इंसान की हेल्थ को। जी मैं इसको रिमूव कर दूं, इसको अब मेरी आवाज़ ठीक है? अब आवाज़ ठीक है? ये ठीक है, मैं लाउडली बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं, इट्स बेटर। जी तो हम लोग अज़ल से इंसान ये कोशिश करता है कि हम लोग अपनी हेल्थ और लाइफ को बेहतर करें, हम अपने स्टेटस को इम्प्रूव करें, हम अपनी जो डेथ रेट है उसको कम कर सकें, अपने जो ऑफस्प्रिंग है उनके जो स्टेटस, उनकी जो लाइफ और उनके जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो सके। फॉर दिस रीज़न वी हैव बीन स्ट्राइविंग हार्ड, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग हार्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री। तो उस चीज़ के लिए क्या हम लोग डिजीज़ को समझें, कैसे हम डिजीज़ के पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज़ का मैकेनिज्म एंड हाउ टू टैकल एंड हाउ टू ट्रीट द डिजीज़। फॉर दिस रीज़न वी नीड सपोर्ट, वी नीड हेल्प, और फॉर दिस रीज़न वी कैन नॉट यूज़ ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली। हम डायरेक्ट इंसान को यूज़ नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर की एग्जांपल ले लें, अगर ब्रेन के इश्यूज ले लें, अगर आपके पास GIT के इश्यूज देख लें, आप अपने किडनी या कोई भी ऑर्गन देख लें बॉडी का, अगर उसमें कोई इशू है और आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके जो इश्यूज हैं उसको डायसेक्ट करना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क ऑन ह्यूमन डायरेक्टली। फॉर दिस रीजन यू नीड अ वाइटल सपोर्ट ऑफ समथिंग, एंड हियर कम्स द एनिमल, Here comes the animal as a savior। मैं तो इस वक्त ये वर्ड यूज करूंगा कि इस वक्त इंसानी सेहत को बेहतर और उसको इम्प्रूव करने के लिए या इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा मोशन है वो एनिमल है, क्योंकि उनके बगैर शायद हम लोग कभी भी इन डिजीज़ को ना समझ सकते, ना हम लोग इनके ट्रीटमेंट फाइंड कर सकते, और ना ही हम इस स्टेज पर होते जहां हम आज मौजूद हैं। हमसे पहले हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमेशा से इस तकलीफ़ में रहे कि यार ये डिजीज़ आई तो ज़रूर, उसके बाद वो मौत का इंतज़ार करते थे बजाय इसके कि वो उसको ट्रीट कर सकें। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, जो लोग गाँव से हैं, जो लोग बाकी जगह से हैं, वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो किस कंडीशन में रहें, राइट। तो क्या ख्याल है हम आज इस दिन में, आज इस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के मौके पर क्या हम अपने एनिमल्स का शुक्रिया ना अदा कर दें? जिस चीज़ को आप माइस को, जिस रैट्स को, जिस एनिमल्स को आप लोग शायद इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हो, मेरे इन अल्फाज के बाद उनकी कदर मंजिलत आपके दिल में बढ़ नहीं गई। इनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी कोई रिसर्च। मैं फिर कहूँगा कि हमारे जो लाइफ सेवियर हैं वो एनिमल्स हैं इस वक्त। आप इस बात से एग्री नहीं है? मेरे लिए नहीं, एनिमल के लिए क्लैपिंग कर दें भाई, मेरे लिए ना करें। अपने 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 जिनको यूज़ करके आप लोग इस हेल्दी वेल्दी बैठे हुए उन बेचारों को कुछ तो आप लोग अल्फाज या किसी तरीके से एट्रीब्यूट पे कर दें। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी चलें जी। नाउ बिकॉज द टॉपिक इज पेरिफेरल नर्व इंजरी मॉडल फॉर द अंडरस्टैंड द ट्रॉमेटिक इंजरी एंड द मसल फंक्शन रेस्टोरेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इससे पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल सुन चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल मॉडल, कॉम्प्लेक्स टॉक और बड़ी जिसे कहते हैं साइंटिफिक टॉक आपने सुनी। मेरे पास सादा सा टॉपिक है आप लोगों को समझाने के लिए, वेरी सिंपल टॉपिक है। मैं चाहता ये हूँ कि आप इस वक्त अगर बैठे हुए यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, आप क्लैपिंग कर रहे हैं, आप लोग कुछ समझने की कोशिश करें। बेस क्या है इस सब की? आप मेरी बात सुन रहे हैं, ग्रेट। आप मुझे देख रहे हैं, थैंक यू। आप मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ापन है। ओके आप लोग अपने लिए अपनी डिग्रियां कंप्लीट करें, बहुत शुक्रिया, आप मुल्क कौम के लिए काम करें। इस वक्त आप जिस वक्त सुकून से बैठे हुए, एक ऐसा ऑर्गन आपकी बॉडी में मौजूद है जिसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, एंड दैट्स योर ब्रेन, दैट्स योर ब्रेन। इस वक्त ब्रेन दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इवन जो सुपर कंप्यूटर दैट इज प्रेजेंट इन द USA उससे भी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग कभी इस बेस पर अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं करते। हम सिर्फ किसी बड़े अच्छे एरोप्लेन, किसी बड़ी अच्छी जो हमारे पास गैजेट्स या और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास या डिवाइस हमारे पास मौजूद हो, हम उनकी तो तारीफ करते हैं। हमने कभी इस दिमाग या इस ब्रेन के राइट फंक्शनिंग का कभी अपने रब का शुक्रिया अदा किया ही नहीं है, और जो कि सुपर कंप्यूटर से भी कॉम्प्लेक्स तरीन है। अभी सुपर कंप्यूटर इसके अशरशीर तक भी नहीं पहुंचा। आप उसका आंसर नहीं जानना चाहेंगे क्यों? व्हाट्स द रीजन व्हाई आई एम क्लेमिंग दिस वर्ड? In fact, the supercomputer has been designed by the brain, but the supercomputer cannot design the brain. You know, so brain can design the supercomputer, but supercomputer cannot design the brain. You can imagine the importance of your brain. For this reason, we should be thankful to our Lord. How complex and how precise and the perfect organ is present in your body. That's the brain.
जितना ये कॉम्प्लेक्स और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डेलिकेट भी है, ये उतना ये डेलिकेट भी है, उतना ही ये फ्रिजाइल भी है, उतना ये प्रोटेक्शन भी मांगता है, और उतना ही इसके अंदर हमें इसको अटेंशन भी देनी चाहिए, हमें इसको अटेंशन भी। इसको क्या इशू है? टॉप राइट नहीं, रिवर्स कैसे जाएगा? बैक ओके टॉप पे वो ओके ओके। तो ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन योर बॉडी। अगर आपके बॉडी में किसी और जगह पे कोई इंजरी हो या कोई पेन या कोई इशू हो तो हम इजीली उसका ट्रीटमेंट, उसकी बाकी जिसको आप लोग समटाइम ड्रेसिंग कहते हैं, समटाइम आप लोग और मेडिकेशन यूज़ करते हैं, तो वो ऑर्गन वो टिश्यू रिपेयर होकर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, आ जाता है। बट द केस विद द ब्रेन इज टोटली डिफरेंट। Although it possesses the capability to recover, to regain the original status, please focus on my words, कि ब्रेन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि बाकी ऑर्गन, बाकी टिश्यू, बाकी सेल की तरह ये भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, आ सकता है, पर आता नहीं है। आ सकता है लेकिन आता नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको ये बात हो जाए थोड़ी सी बोर लगे, लेकिन 2 मिनट की तवज्जो के बाद शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आप लोगों ने कभी ये बात कहीं सुनी ही नहीं होगी। स्ट्रोक, पैरालिसिस, फॉलेज आप लोग सुनते हैं, ऐसा अल्जाइमर आपने सुना है, पार्किंसन आप लोगों ने सुना है, एपिलेप्सी जिसको आप लोग मिर्गी कहते हैं आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा। ये सारी वो एग्जाम्पल हैं जो ब्रेन को डैमेज करती है किसी ना किसी तरीके से। और उसके बाद आप अगर ब्रेन को कोई डैमेज हो तो सबसे पहले जो कॉन्सिक्वेंस या सिम्टम आपके सामने आती हैं, वो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो क्या हो सकती हैं? ब्रेन को अगर अल्लाह ना करे कोई इश्यू हो तो सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेंस में या आपके ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ आती है जी? मेमोरी एक एस्पेक्ट है, और जी मसल्स एक एस्पेक्ट है, और ब्लड सर्कुलेशन एक एस्पेक्ट है। और आप इसको प्रिसाइज करें, कॉम्प्रिहेंसिव वे से बताएं मुझे। सबसे जी अनकॉन्शियस ये एक एस्पेक्ट है, और जी बेटा आप तो स्टेज सेक्रेटरी, आप तो चुप रहे। ओके बेटा आवाज लास्ट वाले बच्चों को जा रही है? सो रहे हैं लास्ट वाले बच्चे? आवाज जा रही मेरी? अगर आगे आना चाहे तो आगे आ सकते हैं, चेयर वैसे फ्री है। दूसरा माइक वो पड़ा, वो पड़ा यार ये जी। अब मेरी आवाज़ ठीक है? हाँ, अब वैसे मैं स्लो बोलूँगा बस, ये ठीक जी। जी अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? अब सर पीछे फिर भी नहीं जा रहे, पीछे ले जाओ यार स्पीकर। इनफैक्ट सबसे पहला जो इशू है वो ब्रेन को किसी भी इंजरी या इशू के बाद वो फंक्शनल लॉस है बेसिकली। आप डिफरेंट एस्पेक्ट मुझे बता रहे हैं कि जनाब मसल्स काम करना छोड़ गए, जनाब ये मेमोरी लॉस हो गया, जनाब जो फेंट हो गया, जनाब कुछ भी हो गया। अगर आप इसको प्रिसाइज कर लें या वन वर्ड में अगर आप लोग मुझे मैसेज या आंसर देना चाहें तो फंक्शनल जो है आउटपुट वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप इसको लॉस भी नहीं कह सकते, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कहें। कॉम्प्रोमाइज़ मीन कि नॉर्मल कंडीशन से डेविएट होगा। सम टाइम लॉस भी है, सम टाइम जो इनकरेक्ट भी है, और सम टाइम जिसे कहते हैं डिक्रीज इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने वो क्या रेबीज है ना डॉक्टर साहब ना, रेबीज के एग्जांपल देखें तो वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज भी है। तो आप लोग इसको लॉस नहीं, आप लोग इसको कॉम्प्रोमाइज कहें। तो मसल्स ब्रेन का इशू इनफैक्ट कैन लीड टूवर्ड्स द कॉम्प्रोमाइज आउटपुट, कॉम्प्रोमाइज फंक्शन ऑफ द बॉडी। और कॉम्प्रोमाइज बॉडी फंक्शन का मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल जोन में है ही नहीं, आप कंफर्टेबल जोन में है ही नहीं। व्हेन द ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन देन इज इट रियली पॉसिबल टू डायसेक्ट द issues or to understand the issues with the brain by using the human body? हम इंसान को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ब्रेन के इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए? जब कर ही नहीं सकते तो यहाँ फिर हमें एनिमल पर रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ मैं ब्रेन
कि बहुत सारे इश्यूज़ को शायद तो डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ इतनी जनरल या वास्ट तो नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया तो मैं हूँ नहीं। तो मैं यहाँ सिर्फ एक एस्पेक्ट यूज़ करूँगा आपके लिए, जो कि हम लोग इस डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में डॉक्टर सी बनवार साहब की हेल्प से और बाकी जो कोलीग की कोऑपरेशन से जो हम इस स्टेज पर ले आए हैं कि शायद पाकिस्तान का ये पहला जो स्टेशन है कि जो पेरिफेरल नर्व रीजनेशन पे काम करता है। और इसमें मैं इस चीज़ के लिए जितना मर्जी शुक्रिया अदा कर लूँ, जितना मर्जी शुक्रिया अदा कर लूँ। देखें जी, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जब बड़ा जवान हो जाए तो वो पता है क्या कहते हैं, बाप से उसका कद बढ़ चुका होता है। बच्चे का कद बाप से बढ़ जाता है ना, और बाप हमेशा दुआ करते हैं, माँ दुआ करती है मेरे बच्चे का कद बड़ा हो, बड़ा तगड़ा जवान हो और वो बहुत खूबसूरत लगे। जब बच्चा बाप से कद में बड़ा हो जाए तो अकल और मर्तबे में बाप से बड़ा नहीं होता। ये बात अगर किसी बच्चे को और किसी शख्स को जब ये समझ आ जाए तो ज़िंदगी में उसको ठोकर लग ही नहीं सकती। अगर कोई शख्स बड़ा होने के बाद सबसे पहला वार अपने बाप पे करे कि मैं अब आपसे बड़ा हो गया हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा अब समझ बूझ आ गई, मेरे ख्याल में तबाही और बर्बादी इससे कहीं पहले फिर शुरू हो चुकी है उसके लिए। और फिर मेरे ख्याल में तरबियत में कोई ना कोई फुकदान मौजूद है। और अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं डॉक्टर सी बनवार साहब से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बड़ा हूँ तो फिर मुझे अपने आप पे मातम करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एब्सेंस होती तो शायद मैं इस लेवल पर खड़ा ना होता, शायद मुझे यूट्यूब पे लोग आज सुन ना रहे होते, शायद इतने बड़े ऑडियंस मेरे सामने मौजूद ना होते। मेरे जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, जिनको लोग पहचानते नहीं हैं। भाई मेरे जैसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तो इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जितना मर्जी शुक्रिया अदा कर लूँ इन डॉक्टर साहब का वो कम है। तो इसके लिए क्लैप कर दे डॉक्टर साहब के लिए। समटाइम आप अपने पॉकेट से कुछ नहीं दे रहे होते, आप अपने पॉकेट से, अपने बाकी चीज़ों से किसी को कुछ नहीं दे पाते, लेकिन जो आपके अल्फाज हैं वो किसी को ज़िंदगी भर के लिए याद रहते हैं। वो आप उसको आसमान पर भी पहुंचा देते हैं और ज़मीन की अथाह गहराइयों में भी। तो मेक अ राइट और करेक्ट सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड वाइल यूजिंग फॉर एनीबॉडी। आप जितने मर्जी काबिल हैं, आप जितने मर्जी अच्छे हैं, तो आपके जो करेक्ट वर्ड की करेक्ट सिलेक्शन है वो आपकी पर्सनैलिटी का आईना है बेसिकली, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्यों सोचते हैं और आप कैसे सोचते हैं। ओके, तो मैं सर का शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है जो पेरिफेरल नर्व रीजनेशन पे काम करता है। हम लोग यहाँ माउस को यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आपने देखा हो कि फॉलेज, वैसे फॉलेज एक ले मैन का वर्ड है, क्योंकि आप साइंटिफिक स्टूडेंट हैं तो हम इसको स्ट्रोक या ट्रॉमेटिक इंजरी कह सकते हैं। हम लोग इसको ट्रॉमेटिक इंजरी कहें तो ज़्यादा बेहतर, स्ट्रोक भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। हम इसको ट्रॉमेटिक इंजरी, ट्रॉमेटिक मीन कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो किसी भी कंडीशन में जो ट्रॉमा या इंजरी जो पेरिफेरल नर्व को, जिस तरह आप लोग ये कहते हैं कि आपकी बॉडी में, मैं मेरे ख्याल में अब इस तरफ मूव करूं ताकि आपके लिए आसानी होगी। ओके, द टॉपिक इज पेरिफेरल नर्व इंजरी मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रॉमेटिक इंजरी एंड द मसल फंक्शनल रेस्टोरेशन। कैसे जी हम इसमें डिस्कस करेंगे जी। हमारे पास इंट्रोडक्शन में जी, ओके, नर्वस सिस्टम क्या है जी, नर्व इंजरी है, देन द टाइप्स ऑफ नर्व इंजरी, देन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द नर्व इंजरी, एंड देन हमारे पास जो हम काम करते क्यों, इसकी बेसिक क्या है, रैशनैलिटी क्या है इसकी, देन हमारे पास है जी हम मेथडोलॉजी क्या यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, एंड देन हमारे पास एनिमल मॉडल ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरी उस पर रिलाय करते हैं, और फिर हमारे पास जो फंक्शनल असेसमेंट है, हाउ डू वी डू द फंक्शनल असेसमेंट आफ्टर इंड्यूसिंग द फंक्शनल लॉस इन दिस एनिमल। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट है, आप क्या हुआ इसे, दी नर्वस सिस्टम। मेरे ख्याल में हम लोग इस चीज़ पर क्लियर डिस्कस कर चुके हैं। द मास्टर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज द नर्वस सिस्टम, एंड दिस नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस टू डिवीजन, वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप लोग इस बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आपके पास जो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका सीएनएस और जो आपकी वायर्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग इस एक्टिविटी में बेसिकली हम क्या करेंगे, देखें जो इन्फॉर्मेशन, अभी सॉरी मैं इसको ना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑल द इंफॉर्मेशन पोजेस्ड, जिसे कहते हैं आप लोग सिंक्रोनाइज एंड फार्मुलेटेड इन दिस सिस्टम, एंड आफ्टर दैट ये इंफॉर्मेशन आपके जो मसल्स, आपके जो डिफरेंट पेरिफेरल ऑर्गन है वहाँ तक इन वायर्स के सिस्टम को यूज़ करते वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन कन्वे की जाती हैं जी। तो आपका मास्टर्स कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, देन हमारे पास क्या आता है जी,
क्या हो क्या रहा है? आप इसको नीचे वाले को नापना इसको, तो आप नीचे वाले को नहीं कर रहा, नीचे वाले को नहीं कर रहा। अब करें। जी, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन हमारे पास इसी को करो, एक बैक एक फॉरवर्ड है। हाँ? सही जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास मौजूद, हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास है जी, सिस्टम ऑफ वायर्स है। देन हमारे पास क्या मूव होते हैं जी? जी, हम लोग इसकी डिवीजन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन फार्मूलेट होंगी, डिज़ाइन होंगी, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन इन वायर्स के थ्रू मसल्स तक पहुंचेंगी और ये मसल्स इन इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। आप ये हमारे पास मसल्स फाइबर, ये वायर्स ऑफ द न्यूरॉन एंड दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन दैट लाइज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर मौजूद सेल बॉडी, ये वायर यहाँ पर ट्रैवल करेंगी, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट करेंगी और मसल तक पहुँचेंगी। ये कनेक्शन बिटवीन मसल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड या CNS, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो मसल तक पहुंचती है वो आपको मालूम है कि हमारे पास नर्व इम्पल्स की शक्ल में। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली, ना किए जा रहा। अच्छा जी, रूटीन लाइफ में हमारे पास क्या होता है जी, हमारा ब्रेन हमारे मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है किसी भी वजह से। अगर ये हमारे पास जो PNS जिसको हम लोग जो सिस्टम ऑफ वायर्स है, अगर यहाँ पर कोई कंप्रेशन, कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू द मसल्स इज इंटरप्टेड। तो ये इंटरप्शन हमारे पास क्या करती है, जिसको मैंने आपसे कहा कि ये मसल्स के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, मसल के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं जी, ये एनिमेशन अजीब सूरत हाल है जी। आपका जो वायर सिस्टम है बेसिकली इतना सिंपल नहीं है कि आप लोग इसको कहें कि वेरी सिंपल है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद जो थाउजेंड्स ऑफ जो फाइबर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो वायर्स हैं, दे गो टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ द केबल। अगर इस केबल पे जो आपको ये रेडिश शक्ल नज़र आ रही है, यहाँ पर रेडिश कलर, अगर यहाँ पर कोई भी इंजरी हो तो ये आपके सारे फाइबर, जिसको आप इलेक्ट्रिकल वायर की एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, तो यहाँ से आने वाले जो इम्पल्स हैं वो इंटरप्शन का शिकार होंगी, वो इंटरप्टेड होंगी और मसल जो है आपके वो प्रॉपर वे से काम करना छोड़ देंगे। लेकिन इसकी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये बताती है कि अगर यहाँ पर मौजूद कोई इंजरी या कंप्रेशन हो तो उससे कोई एक फाइबर अफेक्ट नहीं हुआ बल्कि थाउजेंड्स ऑफ फाइबर अफेक्ट हुए। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट बल्कि नामुमकिन है कि कौन सा एक फाइबर इस कंप्रेशन या इंजरी की वजह से अफेक्टेड हुआ है। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट करना भी चाहें और अगर आप इसको करेक्ट करना भी चाहें, अगर आप समझना भी चाहें, तो शायद ये इम्पॉसिबल होगा कि आप लोग इतने थाउजेंड्स ऑफ द फाइबर जो हैं उनमें से किस किस फाइबर को आप लोग फिर करेक्ट करेंगे, किस किस फाइबर की आप जो रीनर्वेशन है वो ठीक करना चाहेंगे। तो इस वजह से यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंड करना कौन सा फाइबर यहाँ से अफेक्टेड है। तो अगर जो हमारी बॉडी के जो बाकी टिश्यूज़, जो बाकी सेल्स हैं, बेशक वो रीजनरेट या रिकवर होकर ठीक कर भी दें, लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो शॉर्टेज ऑफ टाइम है, मैं समझाना चाहता भी हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि मैं सारा टाइम इस पे गुजार नहीं सकता। तो इसलिए आई एम सो सॉरी कि मुझे जो नर्व इंजरी का मॉडल है उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। मुझे मालूम है जो बच्चे यहाँ इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, शायद उनके पास कुछ चीज़ें अभी माइंड में बाकी हों, जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए शायद ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो कि इस एक नर्व को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं बल्कि इससे भी आगे की चीज़ चाहिए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ फाइबर को आप डाइसेक्ट करें, एक एक फाइबर को आप लोग देखें और फिर उसकी प्रॉपर फंक्शन को असेस करना तो शायद इतना इजी नहीं है। तो इस वजह से अगर इस नर्व को कोई इंजरी हो तो उसके बाद फंक्शनल रेस्टोरेशन हमारे लिए गेन करना नामुमकिनात में से एक होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। और हम इस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर इस नर्व को, इस एक फाइबर को
अगर किसी वजह से इंजरी हुई है, कंप्रेशन हुआ है, हम इसकी इंजरी को रिकवर कैसे कर सकते हैं और हम इसके फंक्शनल रेस्टोरेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारा सोल ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर एन इंजरी, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फंक्शनल लॉस, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द compromised function, how we can design a strategy, how we can design a remedy to regain the function loss of function. Okay, how we can do that? हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, हमने इसके लिए एनिमल मॉडल पे रिलाई किया हुआ है। देखो क्या आता है, मैं अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करना नहीं चाहूँगा क्योंकि 10 बज चुके हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है आज आपकी। अगर कोई बच्चा इस बारे में समझना चाहता हो या कोई इंटरेस्ट या कोई क्वेश्चन हो तो हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं, आप लोग तशरीफ़ लें। मैं जहाँ तक मेरी इस्तात होगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा और समझा के भेजूँगा, और ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। ये ऐसा नहीं कि मैं उस बच्चे पर कोई एहसान करूँगा। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, जो बच्चा आना चाहता हो, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसका मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन, बाकी जो जितना कुछ भी होगा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। ओके हम हमेशा से सुनते आए हैं जनाब, कोई वूंड हो गया हो जनाब, कोई इंजरी होगी हो तो उसके बाद रीजनरेशन होती है और रीजनरेशन के बाद वो वूंड रिकवर कर जाता है जनाब। अगर मसल फाइबर में कोई इंजरी आ गई तो वो भी ठीक हो जाती है, जिसको आप लोग फटीग भी कहते हैं। बेटा आ गया लाहौर, सॉरी बच्चे सो रहे, पीछे वाले भी सारे जाग रहे। अच्छा चले, अब मैं अब कम बोलूँगा और आपसे फिर पूछूंगा क्योंकि आप लोग अब माशाल्लाह रिलैक्स मूड में। जी, रीजनरेशन की मीनिंग क्या है? वैसे जो बच्चे पर्टिकुलर आपको पता है ईस्टर्न मेडिसिन से हैं जनाब, बायोकेमिस्ट्री से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, दे कैन हैव द कॉन्सेप्ट। जी क्या है सर? टिश्यू का दोबारा बन जाना। दोबारा बनने का मतलब ये हुआ कि वो पहले मौजूद थी। रीजनरेशन का मतलब दोबारा से लफ्ज कहा है ना उन्होंने कि दोबारा का मतलब ये पहले से मौजूद थी और फिर से। ये दोबारा कहाँ से बनते हैं सर ये टिश्यू? जी आप ही बता दें। नहीं वो तो स्टेम सेल्स में होती है। अच्छा आप कहते हैं माइटोसिस होती है, मतलब हर सेल में ये पॉसिबिलिटी है, तो वो हर वक्त क्यों नहीं हो रही? शाबाश। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें अगर बॉडी का हर सेल अगर अपने जैसे सेल बना सकता है और बनाता है तो हर वक्त क्यों नहीं बना रहा? आपका कहने का मकसद ये है कि देखें डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपने जैसे सेल बना सकते हैं, राइट? ऐसा कहा सर आपने ना, बना सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर वक्त क्यों नहीं बनाते? फिर कंट्रोल्ड है, आपने ये कहा वो कंट्रोल्ड। इसका मतलब ये हुआ जब तक इंजरी है, इंजरी नहीं है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वो कंट्रोल्ड है, और जैसे कोई इंजरी हो तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, राइट? घबराए नहीं, घबराए नहीं, ये असेसमेंट नहीं है, घबराए नहीं, असेसमेंट नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं सिर्फ इसको इंटरेक्टिव बना रहा हूँ, आप ये ना समझे कि मैं आपको गलत साबित करना चाह रहा हूँ। मैं आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन रेज करूंगा ताकि बाकी लोग जागते रहें, अदरवाइज मैं आपको गलत साबित नहीं करने वाला। जी बस मसला हल हो गया सर, जज़ाकल्लाह। मेरे जो मैं सुनना चाहता हूँ मैंने से सुना, मैसेज जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो इंजरी या कोई वूंड या कुछ भी है वो एज अ स्टिमुलस काम करते हैं। ऐसे अब तो मेरी बात ठीक है। तो डॉक्टर साहब के बकौल के वो जी नहीं, वो तो आज तक मेरी किसी ने तारीफ नहीं की, आपने कर दी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपका गुड नेम क्या है डॉक्टर साहब? जी क्या नाम आपका सर? अजहर इकबाल साहब। आपने इस सेमिनार के बाद मुझसे मिलना ज़रूर है, यकीन मानिएगा। मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, आपका शुक्रिया भी, क्योंकि मेरे ये कान ना ये तारीफ सुनने के लिए तरस गए थे जितना आप बिलीव मी। आप
नहीं, ये फिर अब बात को बढ़ाए ना, आपने पहले कहा बहुत अच्छे हैं, बस वो काफ़ी है मेरे लिए वरना टीचर सारे हैं, खुश रहे आपने। अच्छा जी, तो जनाब अजहर साहब फरमा रहे थे कि अगर कोई स्टिमुलस होगा तो वो सेल नॉर्मल कंडीशन से किसी हद तक वो स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होंगे और वो रीजनरेट या अपने जैसे सेल बनाना चाहेंगे, जो जिन सेल की डेथ हुई थी चलें वो रिप्लेस हो जाएंगे, राइट? ऐसा ही हुआ जी, इसको हम लोग रीजनरेशन कह सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल बॉडी में रीजनरेशन पॉसिबल है और ये एक वाइटल मैकेनिज्म है कि जो हमारी बॉडी को नॉर्मल शेप में रखता है। अगर ये मैकेनिज्म ना हो तो हमारी बॉडी डी शेप हो। गौर करें ना, अगर किसी जगह पे कोई वूंड बने और वो नॉर्मल ना हो, वहाँ डेंट बन जाए तो अजीब सा लगता है, ये नहीं जी? तो हमारी बॉडी कुदरती या नेचुरली अपनी शेप को मेंटेन रखने की सलाहियत रखती है, लेकिन ये सलाहियत हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद तो है कि ये अपने आप को दोबारा से फंक्शनल बना ले, लेकिन ये इस अपनी सलाहियत को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। In fact, the neuron can regenerate, can produce the cells like them, but they cannot. They possess the ability, they possess the capacity to regenerate। कि अगर किसी वजह से कोई चोट लग जाए, किसी का आपने देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए, तो उसके बाद अगर नर्वस सिस्टम चाहे तो ये ठीक कर सकता है, चाहे तो ठीक कर सकते, लेकिन कर नहीं पाता। उसकी एक रीजन है कि आई विश टू बाय अ बिग कार बाय आई कैंट, बट आई कैंट। I want to buy a big car, but I can. Do you know what's the reason? Because I don't have the money. That's the limiting factor. That is the limiting factor. मेरी ख्वाहिश और है, मेरी सलाहियत और है, और ना कर सकने में जो limitation है वो और है। In fact, this nervous system, all these cells, the neuron, they can regenerate. They can switch from the neuron to the stem cells, but they cannot due to the limiting factor. In fact, the central nervous system में system ऐसा है जो उसको बजाय प्रमोट करने के उसको डीप्रमोट करता है, उसको बजाय इंकरेज करने के डिस्करेज करता है। तो इस वजह से जो हमारे नर्वस सिस्टम या सीएनएस के पर्टिकुलर हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इंजरीज हैं, आफ्टर एन इंजरी दे कैन नॉट बिकम नॉर्मल। वो लिमिटिंग फैक्टर की वजह से है। वो किस वजह से है जी? लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। इनफैक्ट द नेगेटिव डिस्करेजिंग आर इनहिबिटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम in fact make it possible that neuron shouldn't reproduce or shouldn't regenerate after an energy. For this reason एक neuron अगर once it is dead, it's dead forever. Once it is dead, it's dead forever. and और इसका मतलब ये हुआ अगर किसी जगह पे इंजरी के बाद कोई फंक्शन लॉस है तो वो फंक्शन लॉस भी परमानेंट हो गया। क्या हो गया जी? परमानेंट। यहाँ भी मेरी स्टेटमेंट सॉलिड नहीं है, मैं अब इसको डिटेल में फिर नहीं जाऊँगा, पहले मुझे ये मॉडल क्रिएट करना है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग करनी है। बात फिर वही है, I'm available for everybody, every time. You can contact me, you can come to my office, you can have your question and you can have your answer from me. Okay, तो हमारे पास आंसर ये कि regeneration in the nervous system is possible. Answer, it possesses the capacity, but no regeneration is over there. हम अब इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्यों रीजनरेशन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसके जी बहुत सारे फैक्टर हैं हमारे पास, हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कुछ कंड्यूसिव नहीं है, वो बल्कि डिस्करेजिंग है जनाब, इनहिबिटरी है। तो हम लोग चलते हैं जनाब इसमें। ये बात ही हमारे पास सीएनएस की, तो सीएनएस बेचारा रीजनरेट नहीं कर पाता, सीएनएस रीजनरेट नहीं कर पाता। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अपने पीएनएस की, हमारा जो पीएनएस या फाइबर्स हैं, इनफैक्ट मैंने आपको एक बात की थी कि हमारे न्यूरॉन्स कैन रीजनरेट, लेकिन सीएनएस का इन्वायरमेंट ऐसा कि वो रीजनरेट नहीं कर सकते। लेकिन पीएनएस में हमारे पास जो नर्व फाइबर हैं उनका इन्वायरमेंट या उनका नसीब कुछ डिफरेंट है, वो रीजनरेट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं जी? रीजनरेट कर सकते हैं। उनके पास इन्वायरमेंट ऐसा है जो उनको कुछ सपोर्ट करता है, कुछ हेल्प आउट करता है। फॉर दिस रीजन अगर कभी किसी वजह से बाजू में आपने अक्सर देखा होगा कि नमनेस शुरू होगी, अगर आप लोग किसी एंगल से पोस्चर आपका चेंज हो तो आप कहते हैं मेरा बाजू सो गया। आल्दो कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी फॉर द टाइम बीइंग इंटरप्टेड है, लेकिन वहाँ पे पाए जाने वाली नर्व में जो आप लोग उसको बेंट देते हैं, उस बेंट की वजह से ट्रांसमिशन स्टॉप होती है। उस ट्रांसमिशन के स्टॉप होने की वजह से आपके मसल्स का जो कनेक्शन है विद ब्रेन दैट इज इंटरप्टेड, और जब वो कनेक्शन इंटरप्ट होगा तो आपके हाथ या फिंगर्स काम करना छोड़ेंगे। लेकिन जैसे आप नॉर्मल करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा वो ठीक हो जाता है।
आफ्टर सम टाइम वो बाजू आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो टू सम एक्सटेंट रिकवर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो रिकवर करने की सलाहियत जरूर रखता है, बात फिर वही। तो दैट इज डेडली स्लो। रीजनरेशन इन द नर्व फाइबर इज पॉसिबल। बेटा मैसेज बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस कोई मेल लग है, कोई को है कोई? अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दूं। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो हम 2 मिनट का पास कर सकते हैं, क्योंकि ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी लर्निंग है। अगर आप चाहते हैं 2 मिनट के लिए हम पास कर लें, हम लोग लाइट्स ऑन करते हैं और 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा सुकून करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? लाइट्स ऑन कर दूं? तो आप नहीं ना, आप यस करते हैं ना नो करते हैं। आप थके हुए हैं नहीं? आप फ्रेश हैं या नहीं? तो फिर आप एक थोड़ा सा टाइम तो मुझे दे दें आप लोग, ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकूं, फिर हम लोग एनिमल हाउस में जाएं। मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट ना आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बगैर मांगे मिल रही है, तो आप लोगों को कदर नहीं हो रही। जब आप लोगों को एफर्ट करनी पड़े और आप लोगों को बुक्स और आप लोगों को डिफरेंट वीडियोस देखनी पड़े, और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए कि CNS और PNS की रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है, तो शायद आपको इसकी अफादियत और इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। इसलिए कि मैं आपको बगैर मांगे बोल ही जा रहा हूँ, तो शायद आप कहते हैं बस इसको बोलने दें। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। इससे बड़ी किसी टीचर की इंसल्ट नहीं हो सकती कि अगर वो सवाल पूछे और बच्चे जवाब उसका ना दे पाए। अगर मैं सिर्फ आपसे यस कहलवाने से मैं फेल हो रहा हूँ, तो यकीन मानिए मुझे अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टॉप कर देनी चाहिए। मैं आपसे यस नहीं कहलवा पा रहा। गौर कीजिए, थके हुए हैं या नहीं? जाग रहे हैं या नहीं? ये साइड अभी भी उदास है। कोई है जो मैं बंद कर दूं? आप क्या कहते हैं, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? कोई फायदा होगा आप लोगों को? नहीं, आप मुझे कोई फायदा बताएंगे तो तब मैं चलूंगा। बोलिएगा क्या फायदा होगा आप लोगों को? व्हाट्स द बेनिफिट दैट यू कैन हैव? इनफैक्ट हम इस दुनिया में, पता है क्या हुआ, हम लोग इस दुनिया में सिर्फ इस पर्पज से नहीं आए कि हम लोग आए, खाना खाएं, थोड़े से बड़े हों, कोई मेकअप या कोई अच्छी सी पैंट शर्ट या सूट पहने, उसके बाद हमारे शादी ब्याह की बातें हों, और उसके बाद हम लोग माशाल्लाह बच्चे जने और कब्र में चले जाए। ये हमारी लाइफ का पर्पज़ है नहीं, ये हमारी लाइफ का पर्पज़ नहीं है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, बच्चे जो मेरे क्लास के हैं वो जानते हैं, आप लोगों ने बटन यूज़ किया होंगे, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जो पिन है वो यूज़ किए होंगे, आप लोगों ने जो पिन नहीं लगाते आप लोगों ने हेयर पिन कह लें, वो होंगे अक्सर आप लोगों के पास। ज़रा उसको देखिएगा तो सही 1 मिनट के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी कीजिए। आप लोगों ने बाल पेन उठाए होंगे, ज़रा उसको देखिए। और कुछ नहीं, आप लोगों ने अपने बैग उठाए हुए ना, बैग तो उठाए हुए, आप उनकी जो हैंडल है उसको देख लीजिए। और भी कुछ नहीं देखते आप लोग, और भी कुछ नहीं देखना चाहते, अपने पाँव की तरफ शूज़ को देख लीजिए। और भी कुछ नहीं देखना चाहते, जिस चेयर पर बैठे हैं उसको देख लीजिए। वाज इट मेड बाय यू पीपल? क्या आप लोगों ने बनाई है? क्या आप लोगों ने अपना जो हैंड बैग है आप लोगों ने बनाया? क्या आप लोगों ने अपना बटन खुद बनाया? क्या आप लोगों ने अपना पेन खुद बनाई है? नहीं। तो आप लोगों की ज़िंदगी में ये सारा कंफर्ट किस वजह से है भाई? ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना रही, ये किसी की शब रोज़ की एफर्ट है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की, उन लोगों ने आपको ये सब कुछ दिया हुआ है जो आप लोग अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने अपने आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया? दिस इज द क्वेश्चन। क्या आप लोगों ने कुछ एक पेन भी बनाई? भाई उस पेन को इंप्रूव करने के लिए आपने कभी सोचा है? चले ना करें इंप्रूव आप लोग, आपने कुछ सोचा है इस बारे में? नेवर। और आप लोग सोचने से भी और हम लोग सोचने से भी कासिर हैं। और हम लोग पहुंचना कहाँ चाहते हैं? हम लोग पहुंचना चांद से आगे सूरज तक पहुंचना चाहते हैं भाई। और हम लोग मुकाबला किससे करना चाहते हैं? अमेरिका का और इंडिया का। और हम लोग हैं कहाँ? सोच से भी महरूम लोग हैं हम लोग, सोच से भी महरूम लोग हैं हम लोग। हम अपने आप से मुखलिस नहीं होना चाह रहे। आप लोग सिर्फ एक टीचर के क्वेश्चन पे यस नहीं कर सकते, और आप लोग चले हैं आसमान पे और आप लोग चांद पे कमंद डालने हैं भाई। आप लोग एक टीचर के सवाल पूछने पे यस नहीं कर पा रहे। हम लोग वो कौम बनना चाहिए। खुदा के बंदो, अल्लाह के हबीब से हमने सुस्ती, काहली और बुढ़ापे से पनाह मांगी है, और आप लोगों ने उसको अपना तुर्रा इम्तियाज बना लिए।
इससे निकलो, खुदा के लिए इससे निकलो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए जी लो। मेरे लिए कुछ ना करो आप लोग, मैं ठीक स्टेटस पे हूँ, आप लोग अपने लिए तो कुछ कर सकते हो ना, तो इतना यस तो कर सकते हो। क्या मैं आप कंटिन्यू करूं? ये आप लोग अपने लिए करें या ना करें, आप लोग आने वाले लोगों के लिए। हो सकते मैं आज हूं और कल ना हूं। देखें हमारे पास जिंदगी का कोई, देखें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। ये काम जो मैं आज छोड़ के जाऊंगा वो आप में से सारे लोग में से कोई एक करेगा। हो सकता है वो जो ट्रीटमेंट जो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया, आप में से जो यंग ब्लड है वो फाइंड करेगा भाई। तो अपने लिए, आने वाली नस्ल के लिए कुछ करें। लाइफ का मज़ा उसमें है। लाइफ का मज़ा सिर्फ सुस्ती में, काहली में और सो और जमाहियाँ लेने में नहीं है। कोशिश करना अपने आप को। ओके, मैं आपसे आज ये करना चाहता था कि देखें कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व इंजरी है वो रीजनेट कर सकती है, उसका इन्वायरमेंट ऐसा कि वो कंड्यूसिव है, वो हेल्पफुल है उसके लिए हो सकती है, लेकिन वो डेडली स्लो है। क्या है? डेडली, बहुत ज़्यादा स्लो है। आल्दो के इंजरी के बाद कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा है कि वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक होने का प्रोसेस या रीजनेशन का प्रोसेस इतना स्लो है कि जब तक वो ठीक हो, इंसान खुद इंसान रहता ही नहीं है। जब इंसान खुद ही ना हो, देखें जी, अगर किसी शख्स को पैरालिसिस हुआ, वो बेड रिडन हो गया, पैरालिसिस स्लोली ठीक होना शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले बेड सोर बन गए, उससे पहले बेड सोर, बेड पर लेटने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सारे का सारा डैमेज हो गया, उसकी फूड इनटेक कंप्रोमाइज होगी, उसकी फूड इनटेक कंप्रोमाइज होने से क्या हुआ, उसका बॉडी वीक होगी। जब मेटाबॉलिज्म कंप्रोमाइज हो गया, जब फूड इनटेक कंप्रोमाइज हो गया, जब बेड सोर बन गए, जब उसको अर्निंग का सोर्स खत्म हो गया, जो 5 साल लगे उसको ठीक होने में, 5 साल तो वो अपनी शेप ही चेंज कर चुका, 5 साल बाद वो अपनी शेप ही चेंज कर चुका, तो वो ही ना रहा, तो फिर ठीक हो गया क्या? जब अगर रीजनेशन पूरी हो भी गई तो गौर कीजिए, फूड इनटेक कम हुआ था, मेटाबॉलिज्म कंप्रोमाइज हुआ था, इसके अलावा उसका अपने बेड सोर बने थे, उसको मेडिसिन लेनी पड़ी। इतना सारा कुछ करने के बाद, आपका क्या ख्याल है, अगर किसी ऑर्गन को हम लोग यूज ना कहें तो वो करें तो वो नॉर्मल रहेगा? आप सोचें, अगर किसी ऑर्गन को हम लोग यूज ना करें तो वो नॉर्मल रहेगा भाई जी। तो रीजनरेशन अगर हो भी चुकी हो, अगर हो भी जाए, तो मसल्स अपनी नॉर्मल कंडीशन से कहीं दूर जा चुके हैं, मसल्स अपने काम करने की सलाहियत खो चुके हैं, तो रीजनरेशन यूजलेस बनती है। फॉर दिस रीजन वी नीड आ रीजनरेशन, वी नीड आ फंक्शनल रेस्टोरेशन, बट वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट। हमें वो रेस्टोरेशन चाहिए, और वो रेस्टोरेशन हमें क्या चाहिए? क्विक एंड फास्ट चाहिए। तो हमारा सोल ऑब्जेक्टिव है कि हम उस फंक्शनल रेस्टोरेशन को जो नेचुरली टेक प्लेस कर रही है, हम उसको सिर्फ एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं। हम नेचुरल मैकेनिज्म में कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ड्यू टू एनी रीज़न, बाय यूजिंग एनी कंपाउंड और एनी मिक्सचर ऑफ एनीथिंग इज देयर, वी वांट जस्ट एक्सेलरेट दैट रीजनरेशन शुड बी एक्सेलरेटेड, शुड बी क्विकर। अब इस क्विकर का हमें, या क्विकनेस का हमें क्या फायदा होगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट विल बी द बेनिफिट बाय एक्सेलरेटिंग दिस रीजनरेशन, और व्हाट विल बी द बेनिफिट बाय बूस्टिंग अप दिस प्रोसेस? अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे थे, आपको आंसर आना चाहिए। अगर आप लोग नहीं सुन रहे तो फिर आपकी मर्जी जी। एग्जैक्टली मैंने आपसे पहले कहा ना कि अगर रीजनरेशन स्लो है तो लॉन्ग ड्यूरेशन में बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी कंप्रोमाइज अपने नॉर्मल फिजियोलॉजी से डेविएट करते हैं। अगर हम इस रीजनरेशन के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं तो हमारे बाकी जो लॉसेस हैं वो नहीं होंगे, हम उनसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अगर आप लोग देखना चाहें तो पाकिस्तान में, वैसे आपने सवाल ही आपसे पूछना चाहिए था, इस स्लाइड की वजह से स्लाइड पे मौजूद है कि ये काम तो आप करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट आप रीजनरेशन को प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेट भी करना चाह रहे हैं। इसका कोई पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, कोई हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है, कोई बता सकते बच्चा? इनफैक्ट हमारे पास जो रोड साइड एक्सीडेंट है ड्यू टू निग्लिजेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, वो इस कदर ज़्यादा है कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हमारा हर बच्चा सुल्तान गोल्डन है, हमारा हर जवान आदमी जल्दी में है माशाल्लाह, उसने पहुंचना किसी इमरजेंसी में, वहाँ जाके बेशक बैठ जाए। और ड्यूरिंग दिस ड्राइविंग, ड्यूरिंग दिस केयरलेस ड्राइविंग, रथलेस ड्राइविंग, वो चाहे किसी को क्रश करे, चाहे किसी के जनाब को लेग को ब्रेक कर दे, वो कुछ मर्जी कर दे, वो ही डजंट बॉदर,
वो बॉदर नहीं करता, हम क्योंकि बॉदर नहीं करते ना। तो इसलिए वजह हमारे जो रोड साइड एक्सीडेंट है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो नर्व या ब्रेन के इंजरीज हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न या सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। तो जी मैं भी ऐड करना चाहूँगा। मैंने ये बड़ी अच्छा प्रेवलेंस हाईलाइट की है। यू नो कि जो 65 और 75 की वॉर थी उससे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो चुकी हैं पाकिस्तान में। यू कैन इमेजिन द स्कोप ऑफ द नर्व इंजरी। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। चलो इन्होंने मुझे 1 मिनट का रिलीफ तो दिया कि मैं चुप रहूँ और डॉक्टर साहब बोल लें। तो सर आपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी और हो सकता है इसी बहाने से बच्चे जाग पड़े। बेटा ये मेरा अकेले का इशू नहीं है, हमारे बहन भाई, हमारे जो कज़न्स, हमारे मोहल्लेदार, रिश्तेदार, इनमें से कोई भी यंग लोग हैं, बाकी लोग हैं जो उनमें से कोई ना कोई इस तरह के अल्लाह ना करे फेस का सामना करना पड़े। तो हमारे मुल्क में जो नर्व इंजरीज या जो ब्रेन इंजरीज के जो इंसिडेंट्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बजाय कम होने के और बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन तो आ रही है, बल्कि एजुकेशन तो ना कहें, सिर्फ इंफॉर्मेशन कहें। द फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओवर देयर बट द ट्रेनिंग इज ज़ीरो। ट्रेनिंग इज ज़ीरो। हम लोग एजुकेशन नहीं, हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन। इस वजह से ये हमारे पास जो प्रेवलेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बहुत पुराना डेटा है, अगर आप लोग इसको देखें तो प्रेवलेंस ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरीज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर ये बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ हम इसकी मैनेजमेंट के लिए हम अपने रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहे होंगे, हम रिसोर्सेज फिनेंशियली भी वीक हो रहे होंगे, हम लोग अपने जो यंग ब्लड यंग पीपल्स हैं वो भी अपने उनको बेड रिडन बना रहे होंगे। तो हमारी यूथ, हमारा फाइनेंस और हमारे रिसोर्सेज, हमारा कल्चर एंड हमारा एटीट्यूड सब कुछ ही इसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो ये एक छोटा प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप लोग समझ रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द डे, हाउ वी कैन ओवरकम दिस इशू, हाउ वी कैन एजुकेट द पीपल, हाउ वी कैन अवॉइड द पीपल फ्रॉम बिकमिंग क्रिपल और डिसेबल। हम कैसे लोगों को माजूर होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है जी, डिफरेंट हमारे पास जो इंजरीज की जो प्रेवलेंस है वो डिफरेंट है। अब हम इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि आप लोग का टाइम बड़ा कीमती है इस वक्त। ये हमारे पास क्या कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है? डू वी हैव द अवेलेबल रेमेडी टू क्योर और टू करेक्ट द पेरिफेरल नर्व इंजरी? तो उसका आंसर हमारे पास ये है कि देयर आर सम ऑप्शंस, बट दे आर नॉट limitations free. There are some options, but they are impregnant with the limitation, or they are not free from the limitation. They are time consuming, they are expensive, then they are unavailable. अनअवेलेबिलिटी डोनर की भी है, क्योंकि हमें अगर किसी नर्व की करेक्शन करनी है तो हमें किसी और पार्ट से, किसी और शख्स के वो डोनर भी चाहिए, और वो डोनर पॉसिबल नहीं है। कौन चाहता है कि मैं माजूर हो जाऊं और तुम ठीक हो जाओ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास डोनर की कमी। देन हमारे पास जी रिस्क ऑफ अमीनो सप्रेशन, अब इसको हम लॉन्ग में नहीं। और दूसरा, ब्रेन और पेरिफेरल नर्व के इंजरी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो कंप्लीट और दूसरा एक्यूरेट जो फंक्शनल रेस्टोरेशन है, दैट्स इम्पॉसिबल। दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आप लोग शायद इग्नोर करें, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। एक्यूरेट एंड कंप्लीट रेस्टोरेशन इज इम्पॉसिबल, इज अ ड्रीम ऑफ द डे। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। फॉलेज अक्सर आपने स्ट्रोक के बाद लोगों ने देखा होगा, जिसको आप पैरालिसिस कहते हैं, कि लोग अक्सर एक साइड पैरालाइज हो चुकी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फंक्शनली रिकवर करते हैं। देखें, पहले बिल्कुल और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसा, बट दे कैन नॉट बिकम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। तो इस वजह से रेस्टोरेशन पॉसिबल है, बट एक्यूरेट एंड करेक्ट इज नॉट पॉसिबल। हम उसको करेक्ट एंड एक्यूरेट करना चाहते हैं, हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें चाहिए जी, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेटजीज या अवेलेबल को ट्रीटमेंट है, हम उसके अलावा लिमिटेशन फ्री और नर्व रिकवरी को प्रमोट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट पर फोकस करें, नेचुरल प्रोडक्ट बेस हम लोग रेमेडी करें। और उसके लिए हमारे पास जो हम लोग जो स्ट्रैटेजी या जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारे पास पेरिफेरल नर्व इंजरी का मॉडल है। मैं उसको आपको स्ट्रेट पर उसी पे पहुँचता हूँ। भाई आ जाओ। जी, हमने कहा था कि हमारा बिगेस्ट चैलेंज यही है कि हाउ टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिजुनेशन
and to make it possible how to gain accurate and correct functional restoration. उसके लिए हमारे पास जो हम लोग यहाँ अपनी लैब में एनिमल मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ पेरिफेरल नर्व इंजरी मॉडल. टाइम डॉक्टर साहब शार्ट हो रहा है मेरे ख्याल में ना, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट. बस अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ. बस अब इसको जी, हम लोग बेटा इसके लिए माउस मॉडल यूज़ करते हैं फॉर द इंड्यूस पेरिफेरल नर्व इंजरी, और उसके लिए हम फोकस करते हैं. हम इशू इसका किसका इशू है? कोई है मसला इसमें? देख ना, देख या ये लॉक हो जाता है या कुछ. जी, हम लोग इसके लिए शैटिक नर्व में हम लोग कॉम्प्रेशन इंजरी इंड्यूस करते हैं. आप लोग देखिएगा ये हमारे पास लंबर रीजन, हम लोग इस शैटिक नर्व को जो ये ओरिजिनेट होती है लंबर सेक्शन 4, 5 एंड 5 और 6 से, हम लोग 5 से और 6 तक, और उसके बाद ये इसके 3 ब्रांचेस, और ये यहाँ पर सिर्फ ये शैटिक नर्व, और उसके बाद इसकी बाइफर्केशन. हम इस पे आगे बाइफर्केशन या ट्राइफर्केशन पे नहीं जाएंगे. हम लोग इस पॉइंट पे स्किन को ओपन करते हैं, हम यहाँ पर कंप्रेशन की इंजरी करते हैं, और हम लोग इस नर्व को कंप्रेस करते हैं. याद रखिएगा ये कंप्रेशनल इंजरी है, ये एक्सोटोमी नहीं है. हम लोग इसको कट अपार्ट नहीं करते. अगर हम लोग इसको कट अपार्ट करते हैं तो इसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है. हम लोग कोशिश करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, अब मैं इसकी एनाटॉमी में जाना नहीं चाहूँगा, और बल्कि मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम लोग एक नर्व की एनाटॉमी को देख सकें. आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू हो लें, अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर मैं बता दूंगा आपको. तो यहाँ हमारे पास सिर्फ हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग इंटैक्ट रहने देते हैं. हम इसको स्किन को ओपन करते हैं, मसल्स को हम लोग यहाँ से रिमूव नहीं बल्कि थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, और फिर उसके बाद इस नर्व को हम लोग एक फोर्सेप की मदद से हम लोग यूनिफॉर्म फोर्स लगाकर हम लोग कंप्रेस करते हैं. और उस कंप्रेशन से क्या होगा, कोई बच्चा मुझे कॉन्सिक्वेंस बता सकता है? जी, इस कंप्रेशन से होगा ये कि जो इम्पल्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस से इस मसल तक या लेग्स तक जा रही हैं वो इंटरप्ट या लूज होंगी. अगर इन द एब्सेंस ऑफ द नर्व इम्पल्स क्या होगा, हमारा ये जो लिम्स या हाइंड लिम्स या जो हाइंड लेग कहते हैं आप लोग, ये पैरालाइज होगी. पैरालाइज का मतलब क्या होगा कि इसका फंक्शनल लॉस होगा, फंक्शनल लॉस. अच्छा जी, अगर क्योंकि ये ऐसी टाइप की इंजरी है, जी एक मिनट ठहरेंगे जी हमारे पास, और फंक्शन लॉस का मतलब है कि ये लेग पैरालाइज है. विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचुरली रोडेंट एंड मॉडल में होता यह है कि ये कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू इंटैक्ट हैं, तो ये लॉस कनेक्शन जो किसी वजह से कंप्रेशन की वजह से लूज हुआ था, ये दोबारा से एस्टेब्लिश होता है, या इसको री एस्टेब्लिश कह लें. ये री एस्टेब्लिश हो सकता है, ये री एस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन इसको नॉर्मल टाइम के लिए इसको 15 to 16 डेज चाहिए. 15 to 16 या 18 डेज तक भी चला जाता है. आप इसको रेंज रख लें 12 to 16 डेज. 12 to 16 डेज में ये कनेक्शन री एस्टेब्लिश हो सकता है. अब ड्यूरिंग दीज 12 डेज कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इन 12 डेज में ये लेग फुली पैरालाइज रहेगी. अब कॉन्सेप्ट बेतहाशा, मैं अब फिर अपने आप को क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा कि मोटर यूनिट होता क्या है. बेसिकली जो आपने अक्सर देखा होगा कि आप समटाइम आप कहते हैं मेरा हाथ ना ये वज़न नहीं उठा पा रहा, और मेरे भी बाजू में दर्द है, और मैं अगर इसको उठाना चाहूँ तो उठा नहीं सकता. लेकिन आप लोग एक पॉइंटर उठा सकते हैं, आप लोग एक पॉइंटर उठा सकते हैं. थोड़े कुछ अरसे बाद आप लोग मॉलिश करें या फिजियोथेरेपी करें, आप कहते हैं अब मेरा हाथ ना कुछ थोड़ा सा वज़न और भी उठा सकते हैं. कुछ दिनों बाद आप और भी वजनी चीज़ उठाना शुरू करते हैं. कभी आपने सोचा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले आप एक पॉइंटर उठा पा रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग ग्रेजुअली आपको जो वेट उठाने की जो सलाहियत है वो बढ़ना शुरू हुई. इनफैक्ट होता क्या है जी, यहाँ जो नंबर ऑफ फाइबर्स हैं, पहले एक फाइबर कनेक्ट ठीक हुआ तो थोड़ी सी फोर्स एस्टेब्लिश हुई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. जिस तरह नंबर ऑफ फाइबर करेक्ट होते चले जाएंगे उतना ही मसल्स की वेट जो कैरी करने की कैपेसिटी या सलाहियत है वो भी बढ़ती चली जाएगी.
वो भी बढ़ती। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे मसल्स को ज़्यादा फोर्स उठा रहा है, क्या मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वैसे वैसे नंबर ऑफ फाइबर्स करेक्ट हो रहे हैं? भाई मेरी बात समझ आई किसी को? कि जितने जैसे मसल्स की फोर्स बढ़ रही है, इट मीन्स कि उतने नंबर ऑफ फाइबर भी क्या हो रहे हैं? करेक्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ फाइबर भी क्या हो रहे हैं? करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं किसी ऑर्गन या मसल्स की फोर्स की ग्रिप फोर्स या ग्रिप स्ट्रेंथ को मेजर कर लूं, तो क्या इनडायरेक्टली वो मुझे नंबर ऑफ फाइबर्स नहीं बता पा रहा होगा कि जितनी फोर्स ज़्यादा उतने फाइबर भी ठीक ज़्यादा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस बेस पर पहले फंक्शनल का लॉस इंड्यूस करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं इस फंक्शनल रेस्टोरेशन को डिफरेंट एस्पेक्ट से हम लोग मेजर करें, असेस करें। इसमें एक पैरामीटर हमारे पास है क्या जी, वो ग्रिप स्ट्रेंथ। इसके अलावा हम लोग वॉकिंग पैटर्न, मैं इसकी मिसाल यहाँ पे ये दूँ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिस बंदे को फॉलेज हो तो वो पाँव घसीट कर चल रहा होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक साइड अगर कोई हो तो अक्सर पाँव ड्रैग करते हैं। पाँव क्या करते हैं? ड्रैग। जैसे जैसे पाँव ठीक हो, आपने कभी उसके फुट की स्ट्रक्चर देखी? पहले वो ड्रैग हो रहा है, पहले क्या हो रहा है? वो ड्रैग, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऐसे ऐसे पाँव ठीक रखना शुरू होता है। इट मीन्स कि जो आपका वॉकिंग पैटर्न है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द मसल्स, नर्व फाइबर, विद द नर्व फाइबर। तो अगर हम लोग किसी का वॉकिंग पैटर्न मेजर कर लें, अगर हम लोग उसके मसल ग्रिप स्ट्रेंथ मेजर कर लें, तो हम लोग ये असेस कर सकते हैं कि वो नर्व की रीजनरेशन या नर्व की रिकवरी हो रही है। ये तो हो गया हमारे पास कुछ फिजिकल या बिहेवियरल असेसमेंट। अगर हम लोग ये देखें, नमनेस को मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, नमनेस किससे कनेक्टेड है? आपके डायरेक्ट सेंस से कनेक्टेड है। किससे? सेंस, और वो भी आपका नर्वस सिस्टम। अगर हम लोग किस डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की एग्जांपल किसी को याद है कि अक्सर लोगों को पाँव पे या हाथ पाँव पे चोट लग चुकी होती है और उनको महसूस ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ उनकी जो सेंस ऑफ सेंसेशन या डिटेक्शन है वो कंप्रोमाइज़ है। और इसकी रीज़न क्या है कि नर्व फाइबर कंप्रोमाइज़ है या डैमेज है, डीमालिनेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नर्व है, डैमेज किया था हमने, हम कोशिश करते हैं उसकी सेंसेशन, हम उसकी मोटर एक्टिविटी और बाकी जो पैरामीटर हैं वो मेजर करके ये असेस कर सकते हैं कि अब जो नर्व फाइबर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास एक क्या हो रहा है इसको जी, स्किन ओपन करेंगे आप यहाँ से, ये एरिया आपने नर्व को आपने इसको एक्सपोज किया, आपने उसको इस तरह कंप्रेस किया यहाँ पर, ये देखिएगा, और अब नर्व आपके पास कंप्रेस्ड है और आप इसको सुचर कर देंगे, आप इसको बंद कर देंगे। तो इस कंप्रेशन के बाद, इस इंजरी के बाद क्या होगा कि ये लेग पैरालाइज होगी या इंजर्ड होगी, फंक्शनली लॉस होगी। और इसके बाद हम इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट या जो हमारे पास ऑप्शन होंगे वो हम इसको देंगे, और उसके बाद क्या हम चेक करेंगे कि क्या मसल्स की फंक्शन की रेस्टोरेशन हो रही या नहीं हो रही। वो इनडायरेक्ट हमें बताएगा कि ये नर्व रीजनरेशन हो रही या नहीं हो रही। ये हमारे पास एनिमल मॉडल इसका पेरिफेरल नर्व इंजरी का, हम इसको कैसे करते हैं, ये इस एरिया को हम ओपन करते हैं, हम इसको कंप्रेस करते हैं। याद रखिए ये एक्सोटोमी से डिफरेंट है, हम इसको एक्सोटोमी या पीस को हम लोग रिमूव नहीं करते, हम लोग सिंपली कंप्रेस करते हैं। अगर एक्सोटोमाइज्ड हो तो फिर रिकवरी पॉसिबल नहीं है, फिर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हमें हर सूरत में इसकी जो फाइबर्स हैं, इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, हमने उनको इंटैक्ट रखना है। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न या इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अब इस वक्त शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से बताना मुश्किल है कि हम इस फाइबर को इंटैक्ट क्यों रखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। एक्सपोजर ऑफ स्टैटिक नर्व, कंप्रेशन, ये ट्रांसलूसेंट हमारे पास जब बैंड इंड्यूस हो जाए तो हम इससे कंफर्म करते हैं कि हमारे पास इंजरी इंड्यूस हो चुकी है, और उसके बाद हम इसको सुचर कर देते हैं या हम इसको क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं वूंड को। और उसके बाद हम फंक्शनल जो रेस्टोरेशन है वो हम डिफरेंट वे से इसको हम लोग मेजर करते हैं। बस ये अब इसके लिए काफ़ी, मेरे ख्याल में अब जो फंक्शनल रेस्टोरेशन है उसके लिए हमारे पास पैरामीटर में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाए। अब मॉडल पे अब फोकस ज़्यादा नहीं हो सकता जी। हम लोग फंक्शनल रेस्टोरेशन को बिहेवियरल ऐसे की मदद से मेजर करते हैं, बायोकेमिकल ऐसे से हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी और इवन मोलेकुलर लेवल पे
हम लोग जो फंक्शनल रेस्टोरेशन है वो सिर्फ एक बिहेवियर एनालिसिस पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि हम लोग उसको बायोकेमिस्ट्री, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी और इवन मोलेकुलर लेवल तक भी हम लोग उसको कंफर्म करते हैं कि हमारी जो नर्व है वो ओरिजिनेट हो रही है या नहीं हो रही। मेरे ख्याल में यहाँ तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरी टॉक काफ़ी सारी मौजूद है और टाइम शॉर्ट है, क्योंकि जुम्मे से पहले आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ऑब्जर्व भी करना है। अगर कोई बच्चा मुझसे सवाल पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन पूछते मुझसे प्लीज़। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन, जी बेटा प्लीज़। बेटा अब मैं बायोकेमिकल ऐसे कुछ या तो आर्टिकल पढ़ लें, क्योंकि आप पता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो तो हमेशा हर डिजीज़ या कोई भी इशू बॉडी में होगा तो वो इंक्रीज तो होगी, वो तो मॉड्यूलेट होगी। तो अब मैं इस बायोकेमिस्ट्री को नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मैकेनिस्टिक वो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, मैं चाहता हूं कि बता पाऊं, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से अब नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे पास तशरीफ़ लें, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, या हमारी जो लैब के आर्टिकल हैं आप एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें, कहीं पे कोई इशू आ जाए मेरे पास आ जाए। तो इस वक्त क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो सब कुछ A to Z बताना मुश्किल है मेरे लिए। हाँ कोई क्वेश्चन है वो पूछें मुझसे। जी बेटा। एजिंग वैसे बेटा एजिंग है क्या? नहीं मैं पूछ रहा एज नहीं मेरी बात सुने ना, आपके पास जिसको आप एजिंग कह रहे हैं कि वो इतनी आसान टर्म नहीं है कि हम लोग सिंपल कह लें जो प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी से हम लोग उसको कर दें कि एजिंग का प्रोसेस स्लो होगा। ठीक, हमारे पास जिसको आप लोग कहते हैं कि ब्रेन की एजिंग वो और मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी ऑर्गन उनके एजिंग का प्रोसेस सेपरेट है, तो सारे प्रोसेस सेम है। हमारे जो न्यूरॉन है बेसिकली वो एक लाइफ स्पैन पूरी करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कम होना, डीजनरेशन के प्रोसेस में जाते हैं, वो नंबर ऑफ न्यूरॉन में कम होते हैं। अगर हम उसकी प्रोलिफरेशन को बढ़ा भी लें, जी मेरी बात तो सुन, मैंने कहा हम अगर न्यूरॉन की प्रोलिफरेशन को बढ़ा भी लें तो तब भी हम एजिंग के प्रोसेस को कम, ब्रेन के एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें आप लोग बेशक जो न्यूरॉन सेल्स की प्रोलिफरेशन को बढ़ा लें, न्यू सेल्स लें ताकि स्किन फ्रेश रहे, बाकी ऑर्गन ठीक रहे, दैट मेक्स सेंस। लेकिन जो न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन अगर उसकी सेल बॉडी आपके पास यहाँ ब्रेन में और उसका जो एक्सॉन है वो आपका टो में जा रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा है और उसने सारे बॉडी के ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड उसने फिर से दोबारा क्या करने, वहाँ से पास हो रहे हैं। और एक नर्व फाइबर में आपको थे मिलियन से ज़्यादा नर्व फाइबर्स मौजूद हैं, एक्सॉन मौजूद हैं। वो बाकी एक्सॉन को डैमेज करेगा, कनेक्टिव टिश्यू को पहले डिसॉल्व करेगा, अपना पाथवे बनाएगा, यहाँ से शुरू होगा, बजाय वो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के बल्कि वो अपने रास्ते में आने वाले बाकी सेल्स को पहले डैमेज, डिसॉल्व, उसकी जो डेब्रे से उसकी रिमूवल और उसके बाद वो मसल फाइबर तक पहुंचेगा, तब उसकी रीइनर्वेशन होगी और तब जाकर वो नया सेल बन पाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है फॉर द टाइम बीइंग। तो इस वजह से हम लोग थिंकिंग के प्रोसेस में या ब्रेन की जो एजिंग है उसको तो स्लो डाउन, डाइट्स हैं, एक्सरसाइज हैं, ठीक है, स्टिमुलस का इंक्रीज होना है उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, अदरवाइज बाकी चीज़ों को नहीं। एक और कॉन्सेप्ट जो आप मुझे पूछना चाह रहे हैं, एजिंग का प्रोसेस, मसल्स की एजिंग और ब्रेन की एजिंग को आप लोग कम थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेटेड रखेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका स्टिमुलस मुसलसल जनरेट हो रहा है, तो आप इस अपने मसल्स और नर्व फाइबर को एजिड और डैमेज होने से बचा सकते हैं। फिजिकल थेरेपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि ये नॉन इन्वेसिव होने के बावजूद सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड इंजरी के लिए, क्योंकि ये नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज़ करती है, कंडक्शन एबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। और इस वक्त जो अवेलेबल मौजूद चीज़ें वो यही हैं कि आप कंडक्शन को मेनटेन और इंक्रीज़ कर दें, और वो दोनों तरीके हैं, रेट्रोस्पेक्टिव भी है और
नॉर्मल भी है। आप ब्रेन को बढ़ा दें या मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ा दें। आपने अक्सर देखा होगा जो फॉरेज़दा लोग हैं, फिजियोथेरापिस्ट पहले आगे उसकी टांगों को हिलाते हैं, उसके बाजू को हिलाते हैं। आपने देखा क्या है, ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म है कि जो मसल से मैसेज दोबारा जा रहे थे ब्रेन की तरफ कि भाई जाग जाओ थोड़ा सा। तो ये एक पॉसिबल वे है। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास पेट ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं। जी कौन सा, सॉरी? लीवर का मैकेनिज्म और है सर, लीवर का क्यों, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके लिए मैं आपको सॉलिड आंसर नहीं दे पाऊंगा जी। और कोई नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम, जो मेरा फील्ड है जी। है कोई? मैडम इसको वाइंड अप करें। थैंक यू कि अब आप लोगों के लिए जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है तो मैडम और बाकी लोग आपको गाइड कर देते हैं। ऑफ कैसे होगा? Thank you so much, sir, for sharing your views with us. Such a remarkable talk. And now our next session will start within 5 minutes in undergraduate lab. So please join us here for the induction of peripheral nerve injury in mice model under the current supervision of Associate Professor Dr. Ghulam Hussain. Please stay with us for more informative session. Kindly join us with patience toward undergraduate lab. Thank you.